हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज जो हम करेंगे, हमारे पास क्लास 11th का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10th, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, उसको स्टार्ट करेंगे हम। स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपनी 9th 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। हमारा 9th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने पॉइंट्स के बारे में सीखा, और 10th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर था आपका 7th चैप्टर, वहाँ आपने डिस्टेंस फार्मूले, ठीक है, सेक्शंस फार्मूलों के बारे में पढ़ा। आपने दूरी सूत्र पढ़ा है वहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला हमारा, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला निकालने का हमारा फार्मूला है, हम x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को घटाते हैं, y में से y को घटाते हैं। मीन्स x2 माइनस x1 का डिफरेंस की पावर 2 एंड y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। मीन्स आपने जानते हैं वहाँ आपने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो भी पढ़ा होगा, हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आपने पढ़ा जरूर है। 3 डायमेंशनल फिगर्स देखी हैं आपने, जैसे सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, स्फीर हो गया, लेकिन उनके थर्ड डायमेंशंस के बारे में हमने कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। उसको हम अपने यहाँ हमारे 11th क्लास में हम थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम जो अभी तक चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। ये आपके ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, ऐसे ही आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, ठीक है। सेक्शन फार्मूले के अंदर आपने क्या जाना, जो 7.2 एक्सरसाइज की आपने 10th क्लास के अंदर, ठीक है, विभाजन सूत्र हमारे पास, सेक्शन फार्मूला हमारे पास, उसमें आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट, आपको दो पॉइंट दिए गए, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको, ठीक है, बीच में कहीं कोई पॉइंट हमने, क्योंकि 10th क्लास में हमने इंटरनल डिवीज़न के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या चीज़ पढ़ी कि अगर हमारे पास जब इंटरनल डिवीज़न है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर ये पी पॉइंट इसको m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या होंगे। हमने वहाँ पर चेक किया इस प्रकार से कि m जो हमारी ये रेशो है, ये इस तरफ दूसरे तरफ के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई होगा, और जो n है वो आपकी दूसरी तरफ के, ठीक है, मीन्स अपोजिट साइड्स के कोऑर्डिनेट से आप मल्टीप्लाई में होते हैं ये। अगर जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास मैं कहीं एब्सिशा निकाल रहे हैं तो आपके जो m और n की मल्टीप्लाई होगी वो एब्सिशा से ही होगी। जब आप ऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो m और n की मल्टीप्लाई होगी वो y ऑर्डिनेट से ही होगी। तो आपके पास फार्मूला क्या था वहाँ पर, x इंटू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हमने इंटरनल डिवीज़न पढ़ी थी वहाँ। हो सकता है आपके पास ये एक्सटर्नल डिवीज़न भी हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है, पी पॉइंट अगर आपका बाहर की तरफ हो, तो मान लीजिए अगर इस ए पॉइंट से इसकी जो रेशो है वो m है, और बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो n है, उन दोनों की रेशो m/n बन गई, ठीक है। इस रेशो को हो सकता है आपने m1 इंटू m2 माना हो, ठीक है, वो बात एक ही है। p1 p2 माना हो, या mn के रूप में लिखा हो, या k1 के रूप में लिखा हो, जिस मर्जी ढंग से हो सकता है आपने लिखा गया हो, लेकिन वो बात कंसेप्ट एक ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम, ये हमारी हो जाती है इंटरनल डिवीज़न, ठीक है, और ये हमारी जो होती है एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। इंटरनल डिवीज़न के अंदर आपके पास प्लस का साइन आता है, और एक्सटर्नल डिवीज़न के अंदर आपके पास ये माइनस का साइन आता है, ठीक है। हमने 10th क्लास में जो पढ़ा, हमें कई क्वेश्चन के अंदर रेशो निकालनी पड़ी, ठीक है, ये रेशो ही टू फाइंड द रेशो करने के लिए कहा गया था, और 10th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था हमारा वो। लेकिन उस रेशो में आपकी जो रेशो आई वो पॉजिटिव आई, नेगेटिव नहीं आई। जब भी कभी रेशो निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम हमेशा इंटरनल का ही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर पॉजिटिव आया तो डैट मीन्स वो रेशो आपकी पॉजिटिव आई, तो मतलब आपकी इंटरनल डिवीज़न है। अगर वो रेशो आपकी नेगेटिव आ जाए तो वो रेशो इंटरनल ना होकर क्या हो जाती है, एक्सटर्नल हो जाती है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है, कर एक्सटर्नल भी अप्लाई सकते हैं आप, लेकिन उसमें आपको नेगेटिव आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आई तो एक्सटर्नल है वो, अगर पॉजिटिव आई तो वो इंटरनल हो जाएगी। तो फिर हमें उल्टा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ के अंदर। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप इंटरनल ही फार्मूला अप्लाई करें हमारे हमेशा, ठीक है। ये हमारे पास हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने जो 10th क्लास में पढ़ा, इस सेक्शन फार्मूले के अंदर ही हमने, ठीक है, हमने दो पॉइंट्स के, अगर वो मिड पॉइंट है हमारे पास,
ठीक है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बारे में पढ़ा हमने। तो वो क्या थे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। और ऐसे ही अगर एक ट्रायंगल के आपके पास मान लीजिए 3 पॉइंट दिए गए हों, ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हों और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ठीक है, कि कितना एरिया कवर करता है ये, तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा, ठीक है। आपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं फार्मूले पढ़े के, 1/2 मॉडुलस। मॉडुलस इस चीज़ के लिए लगाते हैं ताकि जो एरिया होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, पॉजिटिव नंबर बनेगा वो हमेशा एक। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। आपने ये हो सकता है कि इनको x1 x2 3 की जगह y1 y2 बाहर लिए हों, x1 x2 अपने अंदर याद किए गए हों, या आपने इस तरीके से निकाला हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये भी आपके पास हो सकता है स्टाइल कि आपने पहले पहला पॉइंट लिखें, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखें, फिर तीसरा पॉइंट लिखें, फिर इसमें आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तीनों ऐड कर दिए, प्लस कर लेंगे, माइनस मीन्स अब तीनों को अलग से प्लस कर लेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। बनना आपके पास यही फार्मूला ही है, ठीक है। और अगर आपने मेरे ही चैनल की वीडियो देखी हुई है तो मैंने आपको वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का शॉर्टकट फार्मूले भी सिखाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ जाननी जरूरी हैं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में बड़ी ही हेल्पफुल रहती हैं वो, और ख़ास करके कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं बच्चे, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ एरिया निकालने के लिए बड़े ही शॉर्टकट मेथड के अंदर सेकंड्स के अंदर आपके आंसर निकल सकते हैं, ठीक है, उनको निकालना सीख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं के बारे में अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ नई बातों की, कुछ नई जानकारियों की। जैसे सबसे पहले हम बात करें स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, जो हमारे इस नए चैप्टर +1 के अंदर हम नया पढ़ेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है आपके पास, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रही है आपके साथ, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, कि लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ कितने कितने झुकाव पर है, ठीक है, उसकी वैल्यू बताता है वो, वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो इस झुकाव को निकालने का, हमारे पास स्लोप को निकालने का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। कैसे आपका ये फार्मूला बनता है उसके बारे में हमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये थीटा कभी आपका 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो डैट मीन्स ये लाइन आपके पास ही बिल्कुल सीधी बन गई, डैट मीन्स वो पैरेलल टू क्या होगी, आपकी वाई एक्सिस होगी। 180 डिग्री हुआ, ठीक है, तो डैट मीन्स वो क्या हो गया, अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर आपके पास थीटा 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन इज, ठीक है, पैरेलल टू ये वाई एक्सिस, और ये फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमारे पास 0 डिग्री पर भी आपका यही चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ रहेगी, क्योंकि 0 और 180 आप दोनों ही कंसेप्टों को सेम लेकर चलते हैं। एक तरीका आपके पास स्लोप निकालने का ये बन जाता है, ठीक है, अगर आपको एंगल गिवन है स्लोप निकालने के लिए। दूसरा आपका यहाँ से फार्मूला बनता है, क्योंकि डेरिवेशन किसी फार्मूले के हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। और जो डिस्टेंस फार्मूले आपके सेक्शन फार्मूले हैं, एरिया फार्मूले, इनकी डेरिवेशन मैंने आपको 10th क्लास में सिखाई हुई है, वहाँ थी नहीं लेकिन आपको बताई हुई है। और जो कोई समझना चाहे, क्योंकि सिलेबस में आपके +1 में नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे ड्राइव किया जाता है उसको, तो आप मेरी 10th क्लास की वीडियो है जो 7 चैप्टर की, वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल विजय जाकर बंसल मैथ पर जाकर। आपके पास ये देखिए, मान लीजिए अगर इसके कोऑर्डिनेट आपको x1 और y1 दिए गए हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिए गए हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या बनेगी आपके पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है। क्लियर, इस तरीके से हम स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पता कर सकते हैं कि क्या रहेगा उनका। ये हमारे पास स्लोप की बातें आई। अब स्लोप आपके पास, ये हमने एक लाइन की स्लोप निकालने की बात की है, हो सकता है आपके पास 2 लाइन्स हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अगर 2 लाइन्स है, ठीक है, पहले की स्लोप दोनों, मतलब स्लोप के रिप्रेजेंट क्या करता है, ये m सिंबल का यूज़ किया जाता है।
हम जो मैथमेटिकल यूज़ करेंगे सिंबल यहाँ पर स्लोप के लिए वो m वर्ड का यूज़ करेंगे। मान लीजिए दो लाइन्स है हमारी, एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, ठीक है। तो अब इन दोनों स्लोप, दोनों लाइन्स की स्लोप के बीच में क्या रिलेशन रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हमें दोनों स्लोप्स आपकी, अगर हम यूँ कहें दो लाइन्स हैं, उनकी जो स्लोप्स हैं, लाइन्स आपस में आपकी पैरेलल हैं, लाइन्स आपस में क्या आपकी पैरेलल हैं, तो दोनों स्लोप आपकी इक्वल आएंगी, ठीक है। क्यों इक्वल आएंगी? क्योंकि दोनों का एंगल आपका 0 और 180 डिग्री बन रहा होगा। जितने भी एंगल पर होंगे वो सेम एंगल पर होंगी, और सेम एंगल पर होंगी तो वैल्यू बराबर आएगी आपकी। या अगर वैल्यू बराबर हो तो स्लोप आप, अगर आपकी स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल, दोनों में। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1 होगी, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री होने के कारण उनके बीच की जो मल्टीप्लिकेशंस है, ठीक है, वो आपके पास -1 के इक्वल बनेगी। अगर हमें दो स्लोप्स दी गई हैं और उनके बीच का हमें एंगल निकालने के लिए ही कहा जाए, ठीक है, अगर हमें एंगल ही निकालने के लिए कह दिया गया दो लाइंस के बीच का, मान लीजिए दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल, ठीक है, ये थीटा एंगल, इसमें जो हम एंगल निकालते हैं वो मोस्टली हम एक्यूट एंगल ही निकालते हैं, क्योंकि आपके पास एंगल ये भी हो सकता है दो लाइंस के बीच का, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसके जो फॉर्मूला है इसको मॉडुलस में रख लेते हैं। अगर आप मॉडुलस में नहीं रखते हैं, प्लस माइनस के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू आएगी। इसमें एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूले का यूज़ हुआ। अगर एंगल आपके पास 0 है तो tan 0 आपका 0 होगा। ये 0 कब हो सकता है? अगर आपका न्यूमरेटर 0 हो। दिस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में इक्वल हुए। और 0 एंगल का मतलब इधर से क्या हुआ, आपके पास लाइन्स आपकी पैरेलल है। ये तो मैंने स्पेशल एंगल की बात की है ना, यहाँ इन लाइन्स एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ इस थीटा की बात नहीं कर रहा आपकी, ये थीटा नहीं है हमारे पास, ये ख्याल रखेंगे, ये दो लाइन्स के बीच में बनने वाला थीटा है। यहाँ जो थीटा बात की कर रहा हूँ, ये जो इसमें जो स्लोप के अंदर ये एंगल थीटा आपका, ये इस tan थीटा के लिए है। और यहाँ पर आपके पास ये दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल, इसका एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस हो सकता है कुछ और एंगल हो। और अगर ये आपके पास 90 डिग्री है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है अगर दोनों लाइन्स आपस में, ठीक है, तो 90 डिग्री कैसे होगा, इन्फिनिटी होने पर, नॉट डिफाइंड। वो नॉट डिफाइंड कब होगा, जब नीचे 0 हो। जब नीचे 0 होगा तो m1 प्लस m2 प्लस 1 इजक्वल टू 0, डैट मीन्स m1 m2 इजक्वल टू -1, ये कंडीशन बन जाती है। मीन्स दोनों ही कंडीशन, आप यूँ कहें इन दोनों को कंबाइन करके ये फार्मूला बनाया गया, ये इस फार्मूले की हेल्प से में ये कंडीशन तैयार की गई है आपकी, ठीक है। इससे हमारे पास हमारा जो फार्मूले वाला कंसेप्ट है वो भी सारा क्लियर हो जाता है। क्लियर। अब इसके ऊपर हम डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमें करना है। इसके अंदर क्लास 11th का हमारे पास, ठीक है, जो चैप्टर हम 10th कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से उसका जो हमारा हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, इसके देखें आपको 4 पार्ट दिए गए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। चारों पहले 3 में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, चौथे में आपको एंगल दिया गया है, ठीक है। तो मैं पहले पार्ट को कर रहा हूँ। पहले पार्ट में क्या कह रहा है आपको, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, सिंपल स्लोप। पॉइंट्स देखिए आप क्या क्या दिए गए हैं, 3 -2 एंड -1 4। तो स्लोप क्या बनेगी आपकी, 4 -2 अपॉन -1 -3, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, that means 4 + 2 by -4, that means 6 by -4, that is a -3/2। ये आपकी स्लोप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखें। आपको पॉइंट्स क्या गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स क्या गिवन है आपके पास वो देखें। पॉइंट्स आपको गिवन है 3 -2 एंड 7 -2। तो हमारे पास हमारी स्लोप क्या बन जाएगी, y2 - y1 -2 अपॉन 7 -3, -2 + 2 by 4, दैट इज 0/4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमारी स्लोप बन गई, ठीक है। और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्ट में भी आपको ऐसे ही पॉइंट्स दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। 3 -2 और 3 4 दिया गया।
फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ द 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। दैट मीन्स एंगल हमें क्या दिया गया 60 डिग्री, तो स्लोप क्या बन जाएगी आपके पास tan थीटा, थीटा tan 60, दैट मीन्स √3। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। आप अगर फोर्थ थर्ड भी देखना चाहें, कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मैं स्लोप ही निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 माइनस माइनस 2 हो गया आपके पॉइंट्स, क्योंकि पहला पॉइंट तो यही सेम है 3 माइनस 2, दूसरा पॉइंट आपको 3 4 दिया गया, तो 4 माइनस माइनस 2, ठीक है, एंड 3 माइनस 3, दैट मीन्स 6/0, दैट मीन्स विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप, इसमें क्या कह रहा है आपको, देखें, है ना, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 1/2 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। आपको एंगल बिटवीन टू लाइन्स दिया गया है, ठीक है, ये स्पेशल मेंशन करेंगे क्योंकि इंक्लाइनेशन विद एक्स एक्सिस नहीं है ये आपके पास, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लाइन्स आपको दिया गया π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, दैट मीन्स इसको आप m1 लिख लें, आपको क्या दी गई 1/2। अब हमें स्लोप ऑफ सेकंड लाइन निकालनी है, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन की आपकी जो स्लोप है वो क्या बनेगी, आपकी m2 होती है, उसको हम m लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट m। अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग फार्मूला, आपका एंगल का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। वैल्यू पुट कर दें आप, tan π/4, ठीक है, मॉडुलस m1 कितना है हमारे पास 1/2 माइनस m इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू m, ये आपके पास 1 आ गया। इधर आपने एलसीएम ले लिया इनका, 1 माइनस 2m/2 हो गया, और नीचे एलसीएम लिया आपने तो 2 प्लस m/2 हो गया, बाई 2 से बाई 2 कट गया आपके पास। यहाँ देखिए आपका मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू को ऐसे तो हम जनरल सॉल्व कर नहीं सकते, तो आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब प्लस माइनस 1 बन जाए, क्योंकि मॉडुलस है, परली तरफ आपकी रकम जो अंदर की रकम है वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, लेकिन मॉडुलस से बाहर वो पॉजिटिव ही निकलेगी तो हम इसकी जगह इसके साथ लगा देते हैं वैल्यूज़ को। अब पहले आप क्या करते हैं इसको, इफ़ 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m आपके पास इक्वल टू 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 प्लस m इक्वल टू 1 माइनस 2m, m आपके पास इधर है, 2m आके इधर ऐड हो जाएगा 1 और 2 इधर आके माइनस का, डेट मीन्स 3m इक्वल टू -1, सो m इक्वल टू -1/3। ये आपकी स्लोप आ गई, ये हमारी पहली कंडीशन पर आई। अगर आप फिर कंडीशन सेकंड कंडीशन लगाते हैं, इफ़ 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m इक्वल टू -1, फिर लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 माइनस m इक्वल टू 1 माइनस 2m, माइनस m इस तरफ है, 2m इधर के ऐड हो जाएगा, 1 उस तरफ है, 2 इधर के ऐड हो जाएगा, तो -m प्लस 2m क्या बन गया, m बन गया, और 1 प्लस 2 क्या बन गया, 3 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। सो आंसर क्या बन जाएंगे हमारे पास, सो आंसर m इक्वल टू 1/3 और 3, ठीक है। ये हमारे पास हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड का आंसर बन गया। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसके अंदर हमें क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखें, कहना लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपकी पहले पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, -2 and 6 and 4 8, इसकी हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो 8 माइनस 6 4 माइनस -2, डेट मीन्स 2/4 प्लस 2 6 हो गया, तो 2/6 डेट इज़ 1/3 आ गया, ठीक है। आपकी सेकंड लाइन्स के पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। ये आपकी जो फर्स्ट स्लोप थी आप इसको m1 लिख लेंगे। इसके पॉइंट्स क्या दिए गए आपको 8 12 एंड x 24, तो स्लोप हमारी सेकंड लाइन्स की क्या बन जाएगी, इसको आप m2 लिख लेंगे, 24 माइनस 12
अपॉन x माइनस 8 दैट मीन्स 12 अपॉन x माइनस 8। अब इन्होंने क्या दिया है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स अगर आपकी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की जो मल्टीप्लाई है स्लोप की वो -1 के बराबर होगी। m1 m2 इक्वल टू -1, डैट मीन्स आपके पास m1 कितना है आपका 1/3, m2 कितना है 12 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू -1। 3 यहाँ से कट गया, 4 हो गया आपका, 4 इस उधर मल्टीप्लाई कर दिया -x प्लस 8, x आपका इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 4 उधर जाके माइनस का, सो x 8 माइनस 4 आपके पास क्या आंसर बन गया आपका x इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 हमारे, उसमें आपके पास है कॉलिनिटी ऑफ द कॉलिनियर ऑफ द 3 पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, के अंदर 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट की कॉलिनिटी पर दिया गया। एग्जांपल नंबर 4 आपका 3 पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन ए लाइन, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, पी एच के क्यू एक्स वाई एंड आर एक्स वाई, x2 y2 है, ये x1 और y1 है। ठीक है, आपको शो करना है h माइनस, ठीक है, और y2 माइनस y1 x k माइनस के अंदर। ठीक है, मतलब कि आपका यही पॉइंट x1 y1 वाला पॉइंट पहले इसमें से घटाया गया फिर इसमें से घटाया गया। अब तीनों पॉइंट्स आपके इक्वल हैं, लाइन पर हैं, पॉइंट्स p q एंड r लाई ऑन ए लाइन, सो हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू, क्योंकि इसी पॉइंट को घटाना है ना हमें, और स्लोप ऑफ क्यू आर, इन क्यू पॉइंट को हम दोनों में से घटाना है तो इसलिए हम क्यू पॉइंट्स को ही मान लेके चलेंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू के लिए ले लेते हैं हम, क्योंकि इसको घटाना है हमें जो प्रूफ करना है, तो आपके पास इस पॉइंट को हम पहला मान लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। h माइनस सॉरी k माइनस y2 माइनस y1 k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, और यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हुए हमारे पास देखेंगे, आप इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h माइनस x1 मल्टीप्लाई में y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, देखिए आपको यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, शो डैट। ठीक है, ये हमारा शो हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या कह रहा है, आपको ये फिगर दी गई है, इस फिगर के अंदर आपको कहना टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दिया गया है ये। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए ग्राफ दिया गया है, और उसकी अलग अलग 2 कंडीशन पर, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 2 है, जब टाइम 3 है तो डिस्टेंस 8 है। आपको इनके अंदर एक रिलेशन बनाते हुए इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ये चीज़ कही हुई है आपको इन्होंने। अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्लोप हमारे पास, ठीक है, हम इक्वल्स का हो जाएगी हमारे पास। अगर मैं इसको ए बी एंड सी पॉइंट ले लूँ हमारे पास, ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 एंड इधर d माइनस 8 अपॉन 3 t माइनस 3, तो 6/3 डैट मीन्स d माइनस 8/t माइनस 3, ये से कट गया, 2 हो गया, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे हम, d माइनस 8 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 6, तो d इज इक्वल टू 2t माइनस 6 प्लस 8 डैट मीन्स 2t प्लस 2। आप अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो t प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास दोनों के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशंस आ गया, जो आपको पता करने के लिए कहा था इन्होंने। ठीक है, इसके साथ ही हम हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पहले एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहना ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन, मीन्स आपको ग्राफ के अंदर ये पॉइंट शो करने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, जनरल जैसे आप ग्राफ के अंदर शो करेंगे, मान लेते हैं हम ग्राफ के अंदर रफली सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप फेयर पर अकॉर्डिंग बनाएंगे, इनकी वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे पहला पॉइंट देखिए -4 पर 5,
तो ये आपके पास -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास ए पॉइंट, ठीक। उसके बाद बी पॉइंट 0 7 मीन्स x0 तो y7 6 7, ये बन गया आपके पास, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट 5 -5 x5 तो y -5, तो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 5 के ऊपर -5, ये आपका सी पॉइंट आ गया। एंड डी पॉइंट -4 और -2 -4 पर -2, ये आपके पास हो गया। तो देखिए इनको मिला दिया हमने, ठीक है, सी को इधर से सी डी को और इधर से वापस डी ए को, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रिलेटर बन गई। अब इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए कहा है आपको कि क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालनी इसका एरिया निकालना आपने सीख चुके हैं आप, ठीक है, बड़ी आसानी से आपने निकालने सीखे हैं 10th क्लास के अंदर। -4 5 0 7, ये कोऑर्डिनेट आपके पास 5 -5 है और ये कोऑर्डिनेट आपके पास -4 2 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, कोई भी एक डायगोनल मिला दिया आपने। एक ट्रायंगल आपके पास ये बन गई फर्स्ट ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल आपके पास ये होगी, ठीक है, जिसके ये तीनों कोऑर्डिनेट होगी। अब इनका आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट्स लिख देंगे चारों के चारों पॉइंट्स, ए बी, ए आपके पास क्या है -4 5, बी क्या है आपके पास 0 7, और सी क्या चीज़ है आपके पास 5 -5, एंड डी क्या चीज़ है आपके पास -4 2, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट्स वाला जो फार्मूला आपको 10th क्लास में करवाया था उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि आप डायग्राम मिलाएंगे, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एरिया इसका फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ही यूज़ कर निकालना चाहते हैं, क्वाड्रिलेटर, ये आपका जो टेक्निक है कैसी मर्जी हो उस सभी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ट्रायंगल में आपने क्या करवाया हुआ, मैंने आपको जो मैंने करवाया था, मेरी वीडियो जिन्होंने वॉच की होंगी उन्होंने देखा होगा, -4 5, दूसरा पॉइंट 0 7, तीसरा पॉइंट 5 -5। हम फिर पहले पॉइंट को दोबारा लिखते थे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है तो चौथा पॉइंट लिखेंगे पहले -4 2, फिर लिखेंगे पहले पॉइंट को दोबारा, ठीक है, यहाँ चीज़ करेंगे हम आकर। अब इन पर हमारे पास देखें 1/2 इनकी मल्टीप्लाई -28 +0, क्योंकि इनको ऐड करना है हमने, 5 × 2 10 प्लस -4 × 5 माइनस हो जाएगा -20, माइनस का सिंबल बीच में। अब इधर से 5 × 0 0, 7 × 5 + 35, -5 × 4 + 20, 2 × -8 यहाँ देखिए ये दोनों माइनस के हैं, आप ऐड करेंगे -48 + 10 -38 आ गया, -35 + 20 आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, ये कितना हो गया 55 हो गया। 55 में से आप क्या करेंगे 8 को माइनस कर देंगे हमारे पास, ठीक है। 8 को माइनस करने के बाद आपके पास आपका आंसर बनेगा और सॉरी यहाँ मेरे पॉइंट पर ध्यान नहीं रहा, ये तो -2 है, ये -2 पॉइंट है, कैलकुलेशन सारी मिस्टेक होगी थी हमारी। 4 × -10 बनेगा, और जब आप इधर से कर रहे हैं तो ये +8 बनेगा, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी। तो ये तीनों ही माइनस के हैं, तो 48 58 बन गया आपके पास ये, ठीक है, माइनस, और ये 55 + 63, ठीक है, 1/2 दोनों ही माइनस के हो गए तो ऐड हो जाएंगे, 100 -121 बन गया, मॉडुलस आपका बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 121/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप इसके अंदर कि किस प्रकार से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, आपके पास एक बेस है इक्विलेटर ट्रायंगल का, वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर है हमारे पास, द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस का है, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कर दिया इसको, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग है,
ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग होने के कारण अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने की क्या बनेंगे। यहाँ पर आपके पास देखिए बेस 2a है, तो a और a ऊपर नीचे डिस्टेंस होगी, ये हमारे पास 2a आ गया। ठीक है, इसके ये पॉइंट्स a b एंड c मान लेते हैं। ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आपके पास 2a दी गई है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a एंड b ये क्या होंगे, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू तो 0 होगी, और y की वैल्यू आपके पास यहाँ ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है तो माइनस है, 0a एंड 0 माइनस a हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट C के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास वो देखेंगे हम। ठीक है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर तीनों हाइट बराबर रहती हैं आपकी, √3/2 इंटू साइड फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो √3/2 साइड आपके पास 2a होगी, 2 तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या हो गया, √3a हो गया। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C पॉइंट C। ठीक है, और दूसरा C के साथ हम C डैश की भी बात करेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपका इसी तरफ हो सकता है ये इस तरफ हो। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ही मैंने फार्मूला लगाया डायरेक्ट, एक आपके पास बनता है यहाँ से आप इनकी मान लो इस तरफ भी लेते हैं, फिर आपके पास वो प्लस माइनस दोनों की दोनों बातें साथ की आ जाती। आप पाइथागोरस का यूज़ करके अगर हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है, आप यहाँ से इस हाइट को निकालते। ठीक है, आपके पास प्लस माइनस √3a आएगी, लेकिन यहाँ मैंने क्योंकि फार्मूले का यूज़ किया है तो ये आपके साथ हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि पॉइंट C एंड C डैश की बात कर लेते हैं, एंड C डैश, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो इनका 0 होगा, सॉरी x तो है, x तो √3a हो जाएगा या माइनस √3a हो जाएगा, और y आपका 0 हो जाएगा इनका। ठीक है, तो √3a 0 एंड माइनस √3a 0। ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा। सो लास्ट में अगर हम लिखना चाहें कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे आपके पास, 0a 0 माइनस a एंड √3a 0, और ठीक है और लग जाएगा 0a 0 माइनस a एंड √-3a 0। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। क्लियर। इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है आपका, वो कहना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड Q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको पॉइंट्स गिवन है P x1 y1 एंड Q x2 एंड y2। हम डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस अगर निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस PQ हमारे पास क्या बनी जाएगी, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने कहा आपकी कंडीशन लगा रहा है इसके अंदर, आपकी जो PQ है, ठीक है, PQ इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस के अंदर पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, y एक्सिस में मान लीजिए ग्राफ है हमारे पास, कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी जो x की डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए x1 = x2 हो जाता है आपका। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू क्या होती है, बराबर हो जाती है आपकी। x1 और जब x2 की वैल्यू बराबर हो गई तो आपके पास जो डिस्टेंस PQ बन जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस PQ वो क्या हो जाएगी आपके पास, अंडर के अंदर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का मॉडल्स लिखेंगे हम इसको। मॉडल्स इसलिए कि डिस्टेंस आपकी वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि हो सकता है आपके पास जनरल सॉल्व करने पर तो ये स्क्वायर करके अंडर में से बाहर निकालेंगे, तो अगर हम स्क्वायर से अंडर को काटते हैं तो y2 माइनस y1 आपका छोटा हो, y2 आपका छोटा हो, y1 बड़ा हो, ठीक है ना, तो मिस्टेक हो सकती है ना, तो उस चीज़ के कारण। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, PQ इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस
एक्स एक्सिस के पहले अगर कोई लाइन है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस आपकी, ठीक है, और ये डिस्टेंस, दैट मीन्स जो y की वैल्यू है, आपका जो y ऑर्डिनेट है वो आपका सेम हो गया, इसलिए y1 इक्वल टू y2 होगा आपका। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फिर क्या बनेगी आपके पास, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वेयर का मॉडुलस, ठीक है। यहाँ आपके पास स्क्वेयर को अंडर रूट से नहीं काटेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, आपका x2 x1 से छोटा हो सकता है, तो इसलिए हम x2 माइनस x1 को मॉडुलस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसको डिस्टेंस है तो आप यूनिट्स लिखना चाहें पीछे तो यूनिट भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओके, आज हमने एक्सरसाइज 10.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे हम अगली वीडियो के अंदर इसके बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, नॉलेज अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें। अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।